हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिराज फार्मेसी क्लासेस। आज जो है मेरा वीडियो जो बन रहा है वो जो है फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें हम आपको फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ों वीडियो को हम बना रहे हैं। जो मेरा फार्माकोकाइनेटिक का टॉपिक्स है, इट इज़ बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म। ये मेरा टॉपिक पूरा का पूरा जो है आज डिस्कस होने वाला है। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और जो मेरा टॉपिक है अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हम आपको बता दें, इट इज बेस्ड ऑन प्रोसेस। दिस इज मोमेंट एंड काइनेसिस। ये जो मॉलिक्यूल होते हैं उस सरफेस पे जाके मूव करके जाते हैं और बाइंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस इन द सिस्टमिक सर्कुलेशंस। मीन्स कि ये जो मेडिकामेंट, चाहे वो किसी फॉर्म में ले रहे हो, चाहे वो टेबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो इंजेक्शंस के फॉर्म में हो, चाहे वो गैसेस के फॉर्म में हो, एनी थ्रू जिस भी चीज़ों से आप ले रहे हो, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसकी हम डेफिनेशंस को आपको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ के हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे। आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, इसके इंट्रोडक्शन पे। एब्जॉर्प्शन इज मोमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम इट्स sites of administration into the circulation। मीन्स कि ये बता रहा है कि एब्जॉर्प्शन इज मोमेंट। एब्जॉर्प्शन क्या है? एक तरीके का मोमेंट है। और किस तरीके का मोमेंट होता है? वो ड्रग्स का होता है। फ्रॉम इट साइड्स, उस साइड पे जिस रूट से हम उसको एडमिनिस्टर्ड करते हैं अपनी बॉडी में, सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉट ओनली द फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्टर्ड डज दैट गेट्स एब्जॉर्ब but also the rate of absorption is important। मीन्स कि इसका मतलब ये है कि not only the fractions, वो fractions नहीं कि जितनी उसके लिए नहीं हो सकता है कि जो मीन्स कि एडमिनिस्टर्ड किया जा रहा है, जितनी देरी जा रहा है वो तुरंत एक्शन को स्टार्ट कर देगा। नहीं, जब वो आपके बॉडीज में जाएगा तो इवन वो फ्यू टाइम्स को टेक करेगा। जैसे सपोज टैबलेट है, वो आपकी बॉडी में जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा कि वो टैबलेट सॉलिड फॉर्म में होगा, तो वो थोड़ा सा जो डोजेस फॉर्म हो गया, अब वो रिलीज होगा तो आपको ड्रग क्या होगा, सोल्यूशन बनेगा आपके स्टमक में। तब वो उसके बाद से फ्रीली ड्रग्स जो होंगे वो आपके अलग अलग साइट पे जाएंगे, जहां पे उनका अट्रैक्शन होगा, एक्शन होगा। वो चाहे वो टिश्यूज के साथ हो, चाहे वो प्लाज्मा के साथ हो, चाहे वो प्रोटीन के साथ हो, चाहे उनका मेटाबॉलिज्म होगा, तब जाके बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसके बाद से एक्सक्रीशन प्रोसेस होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मीन्स कि आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो एडमिनिस्टर्ड हम लोग ड्रग करते हैं, जितनी तेजी से वो जाते हैं उतनी तेजी से रेट को नहीं दिखाते, फ्यू टाइम्स को टेक करते हैं। एब्जॉर्ब उस टाइम के बाद, बट आल्सो द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इम्पॉर्टेंट। बट वह टाइम इम्पॉर्टेंट होता है जितनी तेजी से वो एब्जॉर्ब होता है उस सरफेस पे। एक्सेप्ट व्हेन गिव्स आईवी, द ड्रग्स हैज टू क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। Absorption is generated by the above described principles। मीन्स कि इस पॉइंट का मतलब ये है कि एक्सेप्ट, कुछ ही ऐसी चीजें हैं जिनको एक्सेप्ट किया गया है, लाइक दिस आईवी। जो भी हम सिस्टमिक सर्कुलेशन में, मीन्स कि आपके आईवी रूट से हम लोग जो भी चीजें हम इंजेक्ट करते हैं, उसका जो रेट होता है वो जो है बहुत तेजी से होता है, क्योंकि वो हमारे डायरेक्टली हार्ट में जो है उसका ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्टेशंस होते हैं और सारी चीजें होती रहती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, मीन्स कि जो आपके ब्लड में जो प्लाज्माज होती हैं उससे ये क्रॉस करके चीजों को पहुंच जाते हैं। जनरेटेड बाय द एबव डिस्क्राइब प्रिंसिपल्स। कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। और आप ये जो देख रहे होंगे कि हमने एक फ्लो डायग्राम आपको बनाया है, जो आपको चीजें सीन हो रही हैं। जैसे एब्जॉर्प्शन के डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग एक सॉलिड ड्रग्स लिए गए हैं टैबलेट के रूप में। अब यह टैबलेट क्या हो रहा है, डोजेस फॉर्म में है, तो ये डोजेस जो है रिलीज होंगे जब हम इसको अपनी बॉडी में इंटेक करेंगे, वाटर के साथ लेंगे, तो ड्रग इन सोल्यूशन, उनका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। अब वो सोल्यूशंस कहाँ जाएंगे? वो सोल्यूशंस आपके जो है फ्री ड्रग्स हो जाएंगे। अब वो फ्री ड्रग मीन्स कि आपके सोल्यूशन बन गए, वो एकदम फ्रीली हैं। अब उनका अट्रैक्शन कहाँ होगा? साइट ऑफ एक्शंस के लिए होगा, स्टोरेज टिश्यूज के लिए होगा। उसमें भी कुछ क्या होंगे, बाउंड होंगे, कुछ फ्री होंगे, फिर उसमें भी कुछ बाउंड होंगे, फ्री होंगे। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे जो भी प्रोटीन बाउंड होंगे वो प्रोटीन से बाइंड होंगे,
देन उसके बाद से क्या होगा, जो फ्री ऑफ ड्रग्स बच जाएंगे उनका क्या होगा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि इनका जो एब्जॉर्प्शन जो 100% होगा, और ये पूरी प्रोसेस सिस्टमिक सर्कुलेशन में होते हैं। अब जहाँ पे फ्री ड्रग्स होंगे, अब वो क्या होंगे, एब्जॉर्प्शन होने के बाद से, बाइंडिंग होने के बाद से, स्टोरेज होने के बाद से, चाहे वो प्रोटीन बाइंडिंग हो, चाहे वो आपके प्लाज्मा बाइंडिंग हो, चाहे वो आपके जहाँ भी सरफेस से टिश्यू से बाइंडिंग हो, उनके बाद से जो है फ्री ऑफ रेडिकल्स बच जाते हैं, उनका जो है यूरिन के द्वारा क्या होता है, प्रोसेस से बाहर आते हैं, या बाइल के द्वारा, फीसिस के द्वारा, स्वेट के द्वारा, या सलाइवा के द्वारा। तो ये प्रोसेस कहलाते हैं आपके एक्सक्रीशन। ये प्रोसेस हो गया एब्जॉर्प्शन। ये प्रोसेस कहलाते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज, कि वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और स्टोरेज हो रहे हैं। तो ये हमने ग्राफिकल एक तरीके से स्ट्रक्चर फ्लो डायग्राम के थ्रू आपको समझाया। अब हम बात करते हैं इसके फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट हैं जो एब्जॉर्प्शन को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है एक्वस सॉल्युबिलिटी। जैसे एक्वस सॉल्युबिलिटी की हम बात करें कि जो हमारा ड्रग का है वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में, चाहे हम वो ओरल रूट से ले रहे हो, चाहे वो हम आईवी रूट से ले रहे हो, जो भी हमारा सोल्यूशन है वो कितनी तेजी से एक्वस सोल्यूशंस में जो है डिजोल्व हो रहा है। और ये भी डिपेंड करता है कि उनका फेज क्या है, कि वो बाईफेजिक है, कि सिंगल फेजिक है, कि कैसे हैं। वो सोल्यूशंस पे भी डिपेंड करेगा और वो मेडिकामेंट पे भी डिपेंड करेगा। इसमें लिखा है फर्स्ट पॉइंट, ड्रग्स गिव्स इन सॉलिड फॉर्म मस्ट डिसॉल्व इन द एक्वस बायोफेज बिफोर दे आर एब्सॉर्ब। इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्रग्स है वो गिव्स सॉलिड फॉर्म में हमने लिया, उस फॉर्म में लिया है, और वो मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से वो डिसॉल्व हो रहा है इन द एक्वस सोल्यूशन। और जब एक्वस सोल्यूशन के पास हो जाएंगे तो बाईफेज में वो अलग अलग ग्रैन्यूल्स जो है अपना जो है टैबलेट वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, बिफोर, वो पहले ही दे आर एब्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे सोल्यूशंस के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बात करते हैं एक्वस सॉल्युबिलिटी की पहले एग्जांपल की। जैसे फॉर पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स एस्पिरिन एग्जांपल, रेट फॉर डिजोल्यूशन गवर्न्स रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। मीन्स कि यहाँ पे है कि जितने पुअर खराब तरीके से उसकी सॉल्युबिलिटी होती है एस्पिरिन की, उतनी ही तेजी से उसका डिजोल्यूशन जो गवर्न्स रेट है वो उतनी ही तेजी से एब्जॉर्प्शंस भी अपने प्रोसेस में वो क्रिएट करता है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग की, तो आता है कंसंट्रेशंस। मीन्स कि ये जो है पैसिव और एक्टिव डिफ्यूजन्स पे वर्क करेंगे, कि जो हमारा ड्रग का कंसंट्रेशन है वो कैसा और किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट पे, पैसिव डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशंस ग्रेडियंट, ड्रग्स गिव्स एज concentrated solution in absorb faster than from diluted solutions। ये कह रहा है कि जो पैसिव डिफ्यूजन्स है उस पे डिपेंड करेगा ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो भी उसका कंसंट्रेशन होगा ड्रग्स का। ड्रग्स गिव्स एज कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, यदि वो ड्रग्स कंसंट्रेटेड सोल्यूशन फॉर्म में है, इज एब्सॉर्ब फास्टर देन फ्रॉम डाइल्यूटेड सोल्यूशंस। ये कहना चाह रहा है कि जो आपके कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट होंगे या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस होंगे उनका एब्जॉर्प्शन से फास्टर देन हो जाएगा डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस का। थर्ड हेडिंग पे आते हैं, जो आपके फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शंस में आते हैं, एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। अब ये कहना चाह रहा है कि जो हेडिंग है इसका एरिया क्या है, वो किस एरिया में एब्जॉर्ब होंगे, उसका सरफेस क्या होगा। इसमें लिखा हुआ है लार्जर इज द सरफेस एरिया फास्टर इन द एब्जॉर्प्शन। जितना उसका सरफेस, यही हुआ कि मीन्स कि जितना उसका सरफेस बड़ा है, जितना उसका एरिया बड़ा है, उतनी ही तेजी से इसमें क्या होंगे, इसके एब्जॉर्प्शंस होंगे। नेक्स्ट हेडिंग्स पे आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग के, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में किस रूट से हम उस मेडिकामेंट को बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो चाहे वो एनिमल्स हो। दिस अफेक्ट्स ड्रग एब्जॉर्प्शन बिकॉज ईच रेट हैज इट्स ऑन पार्टिकुलेट्स। इसका मतलब ये है कि जो
ये रिएक्शंस हो रहे हैं या जो भी हम चॉइस कर रहे हैं रूट्स का, वो अफेक्ट करेंगे ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे, बिकॉज ईच रूट्स हैज इट्स ऑन पार्टिसिपेट्स। जो जैसी मेडिसिन होंगी उसी रास्ते से उसको हम इंजेक्ट कर सकते हैं या अलग अलग फॉर्म में उसको प्रिपेयर करके उसको दे सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं ओरल, सबक्यूटेनियस एंड इंट्रामस्कुलर, टॉपिकल साइट। अब बात करते हैं बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो भी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डिप्लोमा के क्षेत्र के लिए हो, चाहे वो आपके बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए हो, ये फार्मेसी के या मेडिकल के इवन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब हम आपको पहले यहाँ पे समझाना चाहेंगे कि जो भी मेडिकामेंट है जब वो आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज का प्रोसेस होता है, जब मॉलिक्यूल जो है सोल्यूशंस के फॉर्म में हो जाते हैं और फ्री ऑफ रेडिकल्स हो जाते हैं, जैसे एग्जांपल फॉर एक ग्लास में पानी लिया और 2 चम्मच चीनी डाल दिया, उसमें क्या किया, स्टीयर कर दिया, उसको डिसॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही उसके शुगर के मॉलिक्यूल होंगे, जो चीनी के मॉलिक्यूल होंगे, वो पार्टिकल्स वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। लाइक दिस, उसी तरीके से आपके बॉडी में ही मेडिसिन का प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेस के लिए जब वो फ्री ऑफ मेडिकल्स या फ्री ऑफ रेडिकल्स हो गए हैं, उस सोल्यूशन में घुल गए, तो उनको सरफेस चाहिए, स्पेस चाहिए कि उनका रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, वो मेडिकामेंट बाइंड होगा और उसके बाद अपना एक्शंस को दिखाना स्टार्ट करेगा। तो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब यही समझना है कि जब वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होगा, चाहे वो आपके बॉडी के अंदर हो, उस प्रोसेस में ये होगा कि इसका एब्जॉर्प्शन जितनी तेजी से हो रहा है, ये आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में उतनी तेजी से इसका एक्शन भी होगा। ये आपके जो भी पैरेंटल ड्रग्स आते हैं, मीन्स कि आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो भी ड्रग इंजेक्ट किए जाते हैं या जो दिए जाते हैं, उनका बायो अवेलेबिलिटी 100% आता है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशंस में जो है आपके बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। डेफिनेशंस की बात करें तो बायो अवेलेबिलिटी रिफर्स टू द रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शंस ऑफ अ ड्रग फ्रॉम अ डोजेज फॉर्म administered by any rate as determined by its concentration time curve is blood or by its excretion in urine। इस पॉइंट का मतलब ये है, या डेफिनेशंस का मतलब ये है कि बायो अवेलेबिलिटी रिफर्स टू द रेट एंड एक्सटेंट। बायो अवेलेबिलिटी रिफर्स करते हैं कि जो रेट, जिस रेट से हम उसको ले रहे हैं, वो उसी रेट से एक्सटेंड होते हैं एब्जॉर्प्शंस के लिए। उतनी ही तेजी से वो, जैसे ही हम लेते हैं उतनी ही तेजी से इनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है ऑफ द ड्रग फॉर्म, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी डोजेस फॉर्म में हो, एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद से एनी रूट, जो भी आपने रूट से सेलेक्ट किया है, एज डिटरमाइंड बाई इट्स कंसंट्रेशन टाइम, और उसका टाइम भी डिपेंड करता है कि जैसे आपने ओरल लिया है तो उसमें 10 to 15 मिनट्स का टाइम टेक करेगा, और जैसे आपने सिस्टेमिक सर्कुलेशन में डायरेक्ट वेंस के थ्रू, आईवी के थ्रू लिया है तो उसका थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। फ्यू सेकेंड्स में आपके जो है ब्लड के थ्रू आपका मेडिकामेंट हार्ट में चला जाएगा और पूरी बॉडी में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि कंसंट्रेशन टाइम कर्व से हम इसको डिटरमाइन कर रहे हैं, और वो फिर उसके बाद से क्या होगा, इट्स एक्सक्रीशन इन यूरिन, और उसके बाद से वो अपना थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाने के बाद से जो भी फ्री ऑफ रेडिकल्स होंगे वो आपकी बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएंगे। जैसे हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि जैसे ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन, जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है उसके बीच में और टाइम के बीच में जो है एक ग्राफ प्लॉट की गई है, जिसमें ए, बी और सी एक 3 लाइन जो है स्ट्रक्चर दिखा है। इसके बीच में डॉटेड डॉटेड लाइन जो है वो थेरेपेटिक कंसंट्रेशन है। वो लाइन को थेरेपेटिक कंसंट्रेशन, वो एरिया को प्रेजेंट कर रहा है कि वो थेरेपेटिक इफेक्ट इसमें मेडिसिन की जो इस लेवल पे आएंगी वो उसका अच्छा होगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व डिपेंड्स अवेलेबिलिटी डिफर्स बिटवीन 3 फॉर्मुलेशंस ऑफ ड्रग कंटेनिंग द सम अमाउंट्स। कुछ अलग अलग अमाउंट्स में जो है, या 3
फार्मूलेशंस के अलग अलग फॉर्म में जो है मेडिसिन डाले गए हैं। लाइक दिस ए जो है उसका थेरेपेटिक कंसंट्रेशन बहुत अच्छा आया है, बी का जो है थेरेपेटिक कंसंट्रेशन से आकर के थोड़ा सा टाइम टेक को आगे लेके गए, और जो सी वाला है वो टाइम टेक को थोड़ा सा कम कर दिया, लेकिन जो है वो थेरेपेटिक कंसंट्रेशन जो होना चाहिए उस एरिया में नहीं पहुंच रहा है। तो मीन्स कि ये जो ड्रग के कंसंट्रेशन हैं ये क्या है, ये कम लिए गए हैं। इसके वजह से इनका जो ग्राफ है वो डिफरेंट टाइप्स में आपको थोड़ा सा दिख रहा है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशंस, इसके डेफिनेशंस के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। इसमें जो फॉर्मूला लगाए जाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशंस के बारे में बताएंगे। जैसे हमने आपको बताया था कि जो एडीएमई प्रोसेस होते हैं वो आपके काइनेसिस, फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर ये सब सारी चीजें आती हैं। मीन्स कि आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, जैसे आपने मेडिसिन ले लिया चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, तो उस सरफेस पे जाके डिजोल्व होने के बाद से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है या स्टोरेज होता है। तो इसके डेफिनेशंस के बारे में हम आपको बताएंगे। वंस अ डे हैज गेन access to the blood stream, it gets distributed to other tissues that initially head on drug concentration gradient, beginning in the direction of plasma to tissue. The extent of distribution of a drug and its pattern of tissue distribution depends on its, मतलब कि ये 2 पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। पहले पॉइंट का मतलब होता है वंस अ ड्रग हैज गेन्ड, ऐसी दवाइयाँ या वो दवाइयाँ जो इफेक्ट करती हैं, गेन करती हैं, एसेस भी करती हैं टू द ब्लड स्ट्रीम के लिए। इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, और वहाँ पे ब्लड में क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं टू अदर टिश्यूज, और जो टिश्यूज के साइड होते हैं, अदर साइड होते हैं, वहाँ पे भी। इनिशियली हेड ऑन द ड्रग, जो इनिशियल ड्रग्स होते हैं, जो हेड होते हैं, जो मेन ड्रग्स होती हैं वो, और वो कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट होते हैं ड्रग का, उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और उसका डायरेक्शन क्या है कि वो प्लाज्मा के लिए है और प्लाज्मा से टिश्यू के लिए, प्लाज्मा और टू टिश्यू के लिए, पहले प्लाज्मा फिर उसके बाद से टिश्यूज। द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग एंड इट्स पैटर्न। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे कि जो इसका एक्सटेंट है, जो भी जिस रेट से एक्सटेंड किया है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग एंड इट्स पैटर्न, उस पैटर्न पे ये फॉलो करेगा। ऑफ टिश्यूज डिस्ट्रीब्यूशन, और टिश्यूज, अब ये टिश्यूज के ऊपर डिपेंड हो जाएगा कि इसको ऑन इट्स, इसके लिए बहुत सारी पॉइंट्स आते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि लिपिड सॉल्युबिलिटी। ये जो लिपिड सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होंगे वहां पे इनका जो है उसमें सॉल्युबल होकर के अपने एक्शंस को दिखाएंगे। आयोनाइजेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल पीएच। अब जो इसमें जो आयोनाइजेशन एट फिजियोलॉजिकल पीएच जो है वो अपने वर्क को करेंगे कि उस पर कौन सा पीएच है, वो मेडिसिन का क्या पीएच है, आपकी बॉडी के अंदर जो जिस सरफेस पे वो बाइंड हो रहा है उसका पीएच क्या है। एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग टू प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन्स, जो जितनी तेजी से वो हमारी बॉडी में बाइंड हुआ है उस प्लाज्मा और टिश्यूज के लिए या प्रोटीन्स के लिए, ये सब सारी चीजें इनके लिए होगा कि वो बाइंड कितनी तेजी से हो रहे हैं, कि वो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है कि वो टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें मेंशन किया गया है प्रेजेंस ऑफ टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स। अब जो वहां पे कौन से हमारे टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट थे, वो कितनी तेजी से डिस्ट्रीब्यूट किए मटेरियल्स को, जो भी मेडिकामेंट्स था उस पे भी ये डिपेंड करता है। डिफरेंसेस इन रीजनल ब्लड फ्लो मीन्स कि यहाँ पे ये कह रहा है कि डिफरेंस इन रीजनल ब्लड फ्लो, जो भी उनके बीच में रीजनल ब्लड का फ्लो होता है, डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल होता है कि किस टाइप से हो रहा है, उस पे भी ये अलग कर देता है या डिफरेंस कर देता है। अब इसको हम फॉर्मूला में प्रेजेंट करना चाहेंगे तो V इक्वल टू डोज एडमिनिस्टर्ड IV अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ये यदि आपसे 1 नंबर में या 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशंस के फार्मूला को बताइए, तो इस टाइप के फार्मूलाज को हम प्रेजेंट करते हैं। जैसे V इक्वल टू क्या हो सकता है, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस,
ये अप एंड डाउन कितनी वॉल्यूम ली गई है और कितनी तेजी से वो आपके वॉल्यूम का इफेक्ट दिखा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में दिखा रहा है। तो ये था जो है आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में समझाया। अब बात करते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशंस या मेटाबॉलिज्म। बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म हम आपको एक सिंपल सी बात को बताना चाहेंगे कि जैसे जो भी हम मेडिसिन लेते हैं हमारी बॉडी में जाते हैं तो उनका जो है मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हम आपको बता दें कि जब मेडिसिन सोल्यूशन के फॉर्म में हो गया तो वो फर्स्ट स्टेप हो गया, आपका एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। वो ड्रग जब आपकी बॉडी या प्लाज्मा या जो प्रोटीन बाइंडिंग थे वो प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूशन या स्टोरेज का प्रोसेस आ गया, जब फ्री ऑफ रेडिकल्स जो थे उनका। अब जो फ्री ऑफ रेडिकल्स बचे हुए थे अब वो जब साइट पे बाइंड हो जाते हैं तो इनका क्या होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है या मेटाबॉलिज्म होता है। अब मेटाबॉलिज्म होने के बाद से जो क्या होता है फिर फाइनली लास्ट में एक्सक्रीशन होता है। जितने मॉलिक्यूल्स की हमारी बॉडी को जरूरत थी वो मेडिसिन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है और फ्री ऑफ रेडिकल्स हमारी बॉडी से क्या हो जाती हैं, मेडिसिन के बाहर निकल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, यूरिन, फीसेस और आपके जो आपके पर्सपिरेशंस होते हैं उसके द्वारा जो है बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, यूरिनेशंस के द्वारा भी आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है 2 प्रोसेस में होता है। बात बहुत ध्यान से आपको समझना है यहाँ पे कि जो मेटाबॉलिज्म्स होते हैं वो 2 फेज में होते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सेकेंड पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म डायरेक्टली जो फेज होता है वो आपके लीवर सेल में होता है या लीवर में ही होता है। सेकेंड पास मेटाबॉलिज्म में भी 2 फेज हो जाते हैं। फिर एक तो जो सेकेंड फेज मेटाबॉलिज्म जो होते हैं या सेकेंड पास मेटाबॉलिज्म जो होते हैं वो आपके इंटेस्टाइनल सेल में होते हैं, चाहे वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइनल हो चाहे वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन हो। अब जब ये प्रोसेस टूटता है तो उसमें भी ये सेकेंड पास मेटाबॉलिज्म में कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो फर्स्ट को ही कैरी कर लेते हैं। तो ये सब सारे प्रोसेस हो गए जहाँ पे आपको पता चल गया कि जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म्स होते हैं वो आपके लीवर सेल में होते हैं और आपके इंटेस्टाइनल सेल में होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और सेकेंड पास मेटाबॉलिज्म। इसके डेफिनेशंस की बात करें तो पॉइंट बाय पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स केमिकल अल्टरेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है मीन्स कि वो केमिकल अल्टरेशन है। जो हमारी बॉडी में केमिकल्स हैं और जो हमने बाहर से केमिकल्स मेडिकामेंट लिया है उसका अल्टरेशन होगा या अल्टरेशन होगा, खिंचाव होगा दोनों के बीच में, ड्रग इन द बॉडी के बीच में और ड्रग के बीच में। इट इज नीडेड टू रेंडर नॉन पोलर लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड्स पोलर इन द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड आर एक्सक्रीटेड। इस पॉइंट का मतलब ये है कि इट इज नीडेड टू रेंडर, एक तरीके का रेंडर, वो जो रेंडर प्रोसेस के लिए नीडेड होता है। नॉन पोलर, पोलर, जैसे कि पोलर हो गए जो आपके मॉलिक्यूल के साथ लिपिड सॉल्युबल हो जाएंगे, या नॉन पोलर वो होंगे जो लिपिड के साथ सॉल्युबल नहीं होंगे। कंपाउंड्स पोलर इज द रीनल ट्यूबुलर, जो कंपाउंड्स पोलर होंगे वो रीनल के लिए मिल जाएंगे और फिर देन उसके बाद से क्या हो जाएंगे, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, एक्सक्रीटेड हो जाएंगे आपकी बॉडी से। द प्राइमरी साइट फॉर द ड्रग मेटाबोलाइज्ड इज लीवर, अदर आर किडनीज, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड प्लाज्मा। इस पॉइंट में ये बता रहा है कि द प्राइमरी साइट फॉर ड्रग वो मेटाबोलाइज्ड हो जाते हैं कहाँ पे, लीवर में, एंड अदर किडनीज और इंटेस्टाइन, लंग्स एंड प्लाज्मा में। जो भी मेडिसिन हम लोग लेते हैं जब वो मेटाबोलाइज्ड होते हैं तो इन जगहों पे ही मेटाबोलाइज्ड होकर के अपने एक्शंस को दिखाते हैं। अब हम आपको एक फ्लो डायग्राम के द्वारा जो है ये मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस था वो हम थोड़ा सा समझाना चाहेंगे आपको कि जैसे ड्रग है, ड्रग को जैसे बॉडी में इनटेक किया गया, चाहे वो किसी भी रूट से हमने लिया हो, चाहे वो जो भी उसका डोजेस फॉर्म हो, जब वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा तो वो मेटाबोलाइट होगा, उसके बाद से एक्सक्रीशन होगा। जब ये मेटाबोलाइट होगा तो सेकेंड फेज में आएगा तो फिर भी उस साइड पे क्या होगा, इनका मेटाबोलाइट होगा और तब जाके एक्सक्रीशन होगा। जो सेकेंड फेज मेटाबॉलिज्म्स होते हैं वो मेटाबोलाइट होंगे और देन उसके बाद से क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ये एक तरीके का मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग बाय
फेज फर्स्ट एंड फेज सेकेंड रिएक्शंस को प्रेजेंट किया गया है, जो इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, जो आपको अच्छा भी लगेगा, कॉपी में प्रेजेंट करेंगे बोर्ड एग्जाम में। अब हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे एक्सक्रीशन के बारे में। जो भी मेडिसिन्स होते हैं, जो भी हम इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में, चाहे वो जिस भी रूट से हम लिए हों, चाहे उसका जो भी डोजेज फॉर्म हो, वो हमारी बॉडी में होने के बाद अपना जो एक्शन होता है वो प्रोड्यूस कर देने के बाद से जो फ्री ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। और ये करता कौन है? इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो होता है इसमें किडनीज का होता है। किडनीज जो है जब हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं तो वहाँ से इस चीज़ों को ये लोग फिल्टर करके जो है आपको यूरेथ्रा के द्वारा जो है आपके यूरिनरी ब्लैडर में जो है भेज देते हैं। और इसमें रीनल एक्सक्रीशंस भी आते हैं, रीनल ट्यूबुलर्स भी आते हैं, जो आपके ब्लड को फिल्टर करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसकी डेफिनेशंस की बात करते हैं। एक्सक्रीशन इज द पासेज आउट ऑफ द सिस्टमेटिकली एब्जॉर्ब ड्रग्स। द ड्रग्स and their metabolites are excreted in, example, urine, feces, exhalate, air, saliva and sweat, milk. डेफिनेशंस की बात करें तो एक्सक्रीशन इज द पासेज आउट। जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है वो पासेज आउट होता है, मीन्स कि आपकी बॉडी से निकलता है। ऑफ सिस्टमेटिकली एब्जॉर्ब, जो प्रॉपर तरीके से जो उसका सिस्टम था एब्जॉर्ब हो गया ड्रग, उसके बाद से वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। द ड्रग एंड देयर मेटाबोलाइट्स, और वो ड्रग्स क्या होते हैं, मेटाबोलाइज्ड होने के बाद ही एक्सक्रीट आउट होते हैं। और किसके द्वारा एक्सक्रीट आउट होते हैं? यूरिन के द्वारा, फीसेस के द्वारा, एक्सलेट के द्वारा, एयर के द्वारा, मीन्स कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं इसके द्वारा भी थोड़ा बहुत होते हैं, सलाइवा के द्वारा, एंड स्वेट पसीना के द्वारा, मिल्क के द्वारा। जो फीमेल्स वो मेडिसिन इनटेक करती हैं, जो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, उनके द्वारा भी जो है मेडिसिन बॉडी से बाहर निकलते हैं। एक डेफिनेशंस जो है मेंशन किया गया है रीनल एक्सक्रीशंस में ही, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे जो है इसको चीज़ों को समझ लें कि क्या होते हैं रीनल एक्सक्रीशंस। जो रीनल एक्सक्रीशंस होते हैं वो आपके किडनी में रीनल ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, उन्हीं का काम होता है, किडनी का ही काम होता है कि रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा होते हैं मतलब एक्सक्रीशंस के लिए, जो वाटर सॉल्युबल्स या वाटर सब्सटेंसेस होते हैं जिनको फिल्टर करने का काम होता है, या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो इनका प्रोसेस यही होता है। अब इसमें लिखा हुआ है, पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। द किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीटिंग ऑल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस। फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा है कि जो किडनी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एक्सक्रीटिंग ऑल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए। जो पानी में जो भी चीज़ें हम लोग खाते पीते हैं, जो चीज़ें उसमें घुली होती हैं या जो मेडिकामेंट होती हैं, उनका यही काम होता है किडनी का कि इसको फिल्टर करने का काम होता है। द अमाउंट ऑफ ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट्स, कितना अमाउंट है औषधियों का और वह कितना मेटाबोलाइज्ड हुआ है, अल्टीमेटली प्रेजेंट इन यूरिन इन द sum total of the glomerulus filtration, tubular reabsorptions and tubular secretions। इसका काम ये है कि अल्टीमेटली वो प्रेजेंट होते हैं यूरिन में, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं उससे पहले कि जो हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है, या जो ग्लोमेरुलस लूप ऑफ हेलने होते हैं किडनी में प्रेजेंट होते हैं, जो फिल्टर करने का काम करते हैं, वो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को मैसेज देते हैं कि तुम ये काम कर लो, और फिर उसके बाद से ट्यूबुलर सिक्रीशन उस कार्य को करके प्रॉपर तरीके से फिल्टर कर देते हैं। तो जो भी मैंने आई होप आप लोग को ये बताया है, चीज़ें एक्सप्लेन करी है पॉइंट बाय पॉइंट, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और चीज़ें समझ में आई होंगी, जिसमें हमने आपको एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशंस के बारे में बताया है, जो कि फार्माकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्माकोलॉजी आई थिंक हमको लगता है मेडिकल के हर एक क्षेत्र में पढ़े जाने वाला सब्जेक्ट है, जो मेडिसिन से रिलेटेड है, रूट से रिलेटेड है, वो मेडिसिन किस रूट से देंगे, कैसे वर्क करते हैं। तो इस तरीके से हम वीडियो को बनाते रहेंगे, एक्सप्लेन करते रहेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट समझाते भी रहेंगे। वीडियो को अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।